नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो इतिहास के शरीर पर कई घाव होते हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं भरा जा सकता। भारत के इतिहास पर ऐसा ही एक घाव है भोपाल गैस कांड। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि नागासाकी, हिरोशिमा की तरह ही एक नरसंहार था, जिसे अंजाम दिया था हमारे सड़े गले सिस्टम ने। आज से ठीक 41 साल पहले 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल पर जो गुजरा, उसे ना केवल रोका जा सकता था, बल्कि दुर्घटना के बाद पीड़ितों के घाव भी काफी हद तक भरे जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भोपाल में उस रात क्या हुआ था, उसे सिर्फ गजाला की आंखें देखकर ही महसूस किया जा सकता है। उसकी आंखें वो दर्दनाक हकीकत हैं जिसे कोई एक बार देख ले तो जीवन भर नहीं भूल सकता। गजाला उर्दू का शब्द है और इसका हिंदी में मतलब होता है खूबसूरत आंखें। शायद गजाला की खूबसूरत आंखों को देखकर ही उसके माता पिता ने उसका नाम गजाला रखा होगा। लेकिन 84 की उस रात गजाला की आंखों को भोपाल गैस कांड की नजर लग गई। जहरीली गैस ने गजाला की आंखों की न केवल रोशनी छीनी, बल्कि उन्हें बदनुमा भी बना दिया। गजाला का गम उसके माता पिता देख नहीं सके और कुछ सालों बाद ही वो गुजर गए। गजाला अकेली रह गई। और जानते हैं गजाला को अपनी इन आंखों की क्या कीमत मिली? सिर्फ 3 लाख रुपए, वो भी किस्तों में। क्या 3 लाख रुपए में एक अकेली नेत्रहीन औरत अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती है? क्या गजाला कभी उस समय की राजीव गांधी सरकार को माफ कर पाएगी? अब आप सोच रहे होंगे कि गजाला की इस दर्दनाक कहानी के बीच में आखिर राजीव गांधी कहां से आ गए। वो इसलिए क्योंकि गजाला की इन खूबसूरत आंखों की ये मामूली सी कीमत लगाई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने। आज पूरा सच में हम आपको गजाला की दर्द भरी कहानी सुनाएंगे। आज पूरा सच में हम बताएंगे कि भोपाल के लाखों गैस पीड़ितों के साथ किया गया वादा कैसे राजीव गांधी की सरकार ने एक झटके में तोड़ दिया था। आज हम बताएंगे कि भोपाल में गिरी हुई लाखों लाख हजारों लाशों के पहाड़ पर बैठकर उस समय की राजीव गांधी सरकार ने भोपाल की फिजा में जहर घोलने वाली यूनियन कार्बाइड से समझौता कर लिया था। क्या थी वो शर्मनाक और धोखे से भरी डील? आज हम आपको उस डील का पूरा सच बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जिस यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन को सजाए मौत मिलनी चाहिए थी, उसे कैसे दामाद बनाकर सरकारी विमान में बैठाकर भोपाल से रवाना कर दिया गया। आज भोपाल गैस कांड की 41वीं बरसी पर भोपाल के लोगों के दर्द का पूरा सच सामने आएगा, और साथ ही पूरा सच सामने आएगा भोपाल के गुनहगारों का। आज एक एक चेहरा बेनकाब होगा। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो उस समय की केंद्र की राजीव गांधी की सरकार और मध्य प्रदेश की तत्कालीन अर्जुन सिंह की राज्य सरकार का ये मानवता के खिलाफ किया गया कारनामा कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से ना बच जाए, इसलिए आपको पहले 1984 के भोपाल गैस कांड का काला सच जानना बहुत जरूरी है। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यह हादसा कैसे और कब हुआ। तो वो 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात थी। भोपाल शहर सो रहा था। किसी को नहीं पता था कि उस रात काल ने यूनियन कार्बाइड कारखाने में मौत की दस्तक दे दी। जहरीले मिथाइल आइसोसाइनेट से भरे टैंक नंबर 710 में पानी चला गया और कुछ ही मिनटों में टैंक के भीतर भयानक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। प्रेशर इतना बढ़ा कि बॉल्व फट पड़े और एक गैस से भरा जहरीला बादल भोपाल की फिजा में फैल गया। लोगों को पहले हल्की जलन महसूस हुई, फिर आंखें जलने लगी, फिर सांस फूलने लगी और नींद में डूबे परिवार हड़बड़ाकर उठे, लेकिन उनके पास भागने की कोई दिशा नहीं थी। उन्हें बताने वाला कोई नहीं था। उस रात भोपाल की गलियां चीखों से गूंज उठी। माएं अपने बच्चों की गोद में अपने बच्चों को गोद में उठा कर भाग रही थी। बुजुर्ग जमीन पर गिरते जा रहे थे और हवा में एक ऐसी तेज तीखी गंध थी जो जैसे फेफड़ों को भीतर से चीर रही थी।
अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों के पास न दवाएं थी, ना कोई जानकारी कि ये कौन सा जहर है। लोग आते ही दम तोड़ रहे थे। वहीं सड़कें भी लाशों से अटी पड़ी थी। सुबह जब सूरज निकला तो भोपाल बदल चुका था। हजारों लोग हमेशा के लिए सो चुके थे और हजारों की आंखों में अब भी दर्द जमा हुआ था जो 2025 तक है। भोपाल गैस कांड सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह इंसानी लापरवाही, सरकारी इंतजाम, टूटे भरोसे और मासूम जिंदगियों की अकल्पनीय त्रासदी का एक दूसरा नाम है। यह हादसा कभी नहीं होता अगर मध्य प्रदेश की कांग्रेसी सरकारों ने यूनियन कार्बाइड को पहले ही बंद कर दिया होता, क्योंकि हादसे से 3 साल पहले से ही यूनियन कार्बाइड में लगातार लापरवाही बरती जा रही थी और कुछ पत्रकारों ने अखबारों में इसके बारे में खबर भी छापी थी। लेकिन तत्कालीन अर्जुन सिंह सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। यह हादसा नहीं था, बल्कि भारत सरकार की नाक के नीचे हुआ एक नरसंहार था। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 15,000 लोग मारे गए थे, लेकिन हकीकत में उस हादसे के 10 दिनों के अंदर ही यह संख्या 50,000 पहुंच चुकी थी और अब तक यह संख्या 2 लाख लोगों के आसपास पहुंच चुकी है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की तत्कालीन अर्जुन सिंह सरकार ने मरने वाले के आंकड़ों को छुपाने के लिए, भोपाल के लोग ऐसा बताते हैं कि हजारों शवों को आंकड़े छुपाने के लिए सामूहिक कब्रों में या तो दफना दिया या फिर नर्मदा नदी में बहा दिया गया। आज 41 साल गुजरने के बाद भी इस घटना का दर्द भोपाल के लोग नहीं भूले। आप भी सुनिए एक ऐसे ही पीड़ित से जो हमने बात की, उनका क्या कहना। लोग मरे थे उस टाइम पे, कम से कम सरकारी आंकड़ा में वो मरे हैं 3200, 3200 लोग। लेकिन मतलब जितने हम भोपालियों लोगों ने जो मंजर देखा कि एक पूरे घर साफ हो गए, कम से कम एक घर के 10-10, 12-12 लोग मरे थे। ऐसे टोटल मिल के 13,000, बीबीसी की जो रिपोर्ट थी 13,500 कुछ लोग मतलब एक्चुअली मरे थे, जो अपने दर की सरकार ने बहुत छुपाया, झूठ बोल के सिर्फ 3,000 लोगों को बताया कि 3,000 लोग मरे हैं, जो बिल्कुल झूठी बात कही थी सरकार ने। पूरी सरकार की गलती थी ये। सरकार ने, क्योंकि जो भी बेचारे ओरिजिनल थे उनको आधों को तो नर्मदा नदी में ले जाकर फेंक दिया था रातों रात। हमीदिया हॉस्पिटल से, वहाँ से हम लोग तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही थी वो, तो क्या नाम है, हमीदिया हॉस्पिटल। तो हम लोग तो रात भर बेचारे जो मरने आते थे पूरे सबको हम ही लोग पहुँचा देते उन लोग को हॉस्पिटल में। रात को ट्रक आता था 12-1 बजे, उन लोग को बॉडियों को ले जाकर, जैसे अपन ईंटें भरते ऐसे फेंक के ले जाकर होशंगाबाद जो नदी थी उसमें ले जाकर सबको डुबा दिया था। और मतलब फिर जब सुबह काउंटिंग करते तो 2-4 बॉडी रख के गिन लेते थे और बाकी तो अज्ञात में हो जाते थे बेचारे, जो आज तक ढूंढ रहे उनके घर वाले। तो भोपाल गैस कांड होने के बाद जिंदा बचे पीड़ित हादसे के बाद संभले तो उन्होंने मुआवजे की मांग उठाई। अमेरिकी कानून के मुताबिक ऐसी दुर्घटनाओं का मुआवजा प्रति व्यक्ति लाखों लाख डॉलर होता है। इस हिसाब से अंदाजा लगाया गया कि भोपाल में उस समय यानी 1984 में हर पीड़ित को कम से कम 10 से 20 लाख रुपए मिलेंगे, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी और यह बात अमेरिका के वकील भी जानते थे। लिहाजा हादसे के तत्काल बाद पीड़ितों का जो मुआवजे का केस था उसे लेने के लिए अमेरिका के सैकड़ों वकील विमानों से भोपाल पहुंच गए। इस घटना का वर्णन किया है दुनिया के सबसे जाने माने महान लेखकों में से एक डोमिनिक लापियर ने अपनी मशहूर किताब 5 Past Midnight in भोपाल में। ये वही डोमिनिक लापियर हैं जिन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट जैसी दुनिया की सबसे मशहूर पुस्तक लिखी है। भोपाल गैस कांड पर लिखी अपनी इस किताब के पेज नंबर 322 पर लापियर लिखते हैं कि भोपाल गैस कांड के बाद न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया के वकील भोपाल पहुंच चुके थे। इन्हीं में से एक अमेरिका के जाने माने वकील मेलविन बेलीवी थे। उन्होंने घोषणा की कि वो मुआवजे के लिए यूनियन कार्बाइड के खिलाफ अमेरिका के कोर्ट में 15 अरब डॉलर का केस दायर करने जा रहे हैं। यह उस दौर में भारत को मिलने वाली कुल विदेशी मदद का 2 गुने से भी ज्यादा था। यह इतनी बड़ी धनराशि थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी अर्जुन सिंह का दफ्तर अपने स्वार्थ पूर्ति का युद्ध का मैदान बन गया। अमेरिका के वकील भोपाल में वो अपने क्लाइंट पाने के लिए शिकारियों की तरह आपस में लड़ते थे, लेकिन जब इन वकीलों के सामने पहले पीड़ित व्यक्ति को लाया गया तो अमेरिकी वकीलों को अपनी उबकाई रोकना मुश्किल हो गया। इन पीड़ितों में से कुछ अंधे थे, कुछ लाठी के सहारे खुद को घसीट रहे थे और कुछ स्ट्रेचर पर पसरे थे। अमेरिकी वकील भयभीत होकर अपने क्लाइंट्स की तरफ देख रहे थे। इन वकीलों ने हर पीड़ित को 10 लाख रुपए मुआवजा दिलवाने का वादा किया था।
तो इस तरह से हर पीड़ित को उम्मीद थी कि उसे कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा तो मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान दीजिए, यह 1984 की बात है। 10 लाख रुपए उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इसी के बाद शुरू होता है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार का असली खेल। भोपाल गैस कांड को अमेरिका की अदालतों में ले जाना चाहिए था, क्योंकि वहां के कानूनों के मुताबिक मुआवजे की रकम हजारों हजार करोड़ डॉलर्स में होती। लेकिन राजीव गांधी सरकार ने तय किया कि इस केस को भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि राजीव गांधी सरकार का खेल यहीं पर खत्म हो गया होगा, तो आप गलत हैं। इसके बाद भी खेल पर खेल होता रहा। दरअसल हादसे के बाद लाखों पीड़ितों ने मुआवजे के लिए अलग अलग दावे ठोके थे। केस अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ था। इसलिए राजीव गांधी की सरकार ने गैस पीड़ितों को संसद के जरिए एक भरोसा दिलाया। राजीव गांधी की सरकार ने कहा कि इतने सारे केस सब लोग अलग अलग लड़ें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि भारत सरकार एक एक्ट बनाकर कानूनी लड़ाई के सारे अधिकार खुद ले ले और सभी गैस पीड़ितों की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। लिहाजा राजीव गांधी ने संसद में अपनी प्रचंड बहुमत की दम पर एक्ट पारित करवाया गया, जिसका नाम था भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। गैस पीड़ितों को लगा कि राजीव गांधी तो देवता हैं, देखो उनकी सरकार कितनी मदद कर रही है। बेचारे हम सब अकेले अकेले यूनियन कार्बाइड जैसी मल्टीनेशनल कंपनी से आखिर कैसे लड़ते। लेकिन अगर भारत सरकार हमारी तरफ से अदालत में लड़ेगी तो उसकी ताकत के आगे यूनियन कार्बाइड की हार तय है और बदले में हमें अच्छा खासा मुआवजा मिल जाएगा। तो गैस पीड़ितों ने इस तरह से बड़ी उम्मीदों के साथ अपना पूरा भविष्य राजीव गांधी की सरकार के हाथों पर छोड़ दिया। राजीव गांधी सरकार ने यूनियन कार्बाइड से मुआवजे की रकम वसूल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और सुनवाई भी शुरू हो गई। लेकिन तभी इस केस में आया एक मोड़। 1989 के आते आते राजीव गांधी को यह एहसास हो गया कि इसी साल होने वाले चुनावों में उनकी सत्ता जाने वाली है और जाते जाते उन्होंने कर दिया एक खेल। खेल क्या था दोस्तों? ये खेल नहीं था, पूरी तरह से 50,000 लाशों का एक सौदा था और साथ ही सौदा था गजाला की आंखों का। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया था। भोपाल गैस पीड़ितों की तरफ से राजीव गांधी की सरकार ने यूनियन कार्बाइड पर 3,900 करोड़ रुपए का दावा ठोका। कई लोगों के मुताबिक यह रकम भी कम थी और मुआवजा इससे कहीं ज्यादा बनता था, लेकिन ठीक है। लेकिन 14 फरवरी 1989 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर अचानक राजीव गांधी की सरकार ने यूनियन कार्बाइड से एक समझौता कर लिया। और जानते हैं इस समझौते की कीमत क्या थी? सिर्फ और सिर्फ 715 करोड़ रुपए। सोचिए, राजीव गांधी की सरकार ने कार्बाइड से कहां तो 3900 करोड़ रुपए मांगे थे और डील किस पे करी? डील करी 715 करोड़ रुपए की। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने जो क्या किया वो भी सुन लीजिए। ठीक अगले दिन यानी 15 फरवरी 1989 को राजीव गांधी सरकार और कार्बाइड के समझौते को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टर्म ऑफ सेटलमेंट पर अपनी मोहर लगा दी और एक टर्म ऑफ सेटलमेंट के मुताबिक यूनियन कार्बाइड सिर्फ और सिर्फ 715 करोड़ रुपए की मामूली रकम देकर बचने के लिए। और कानूनी भाषा के बजाय अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो यूनियन कार्बाइड ने गैस पीड़ितों के मुंह पर 715 करोड़ रुपए मारते हुए कहा कि भिखारियों ये पकड़ो भीख और दफा हो जाओ। अब किसी कोर्ट कचहरी अदालत में मत दिखना। आज से हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म। अब जाओ और जाकर तिल तिल कर मरो। तुम अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हमने तुम्हारे आका राजीव गांधी के साथ समझौता कर लिया है। यूनियन कार्बाइड से हमारा राजीव गांधी और यूनियन कार्बाइड का समझौता हो गया है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और राजीव गांधी सरकार के इस धोखे पर 2010 में बीजेपी नेता और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने क्या कहा था, आज आपको वो सुनना चाहिए। 615 करोड़ के 2 ड्राफ्ट, एक 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर का और एक 68 करोड़ रुपए के भारतीय रुपए का 2 ड्राफ्ट मेज पर पटकते हुए हमारी न्यायिक प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाते हुए, अपनी ताकत पर इठलाते हुए और गैस पीड़ितों को ठेंगा दिखाते हुए यूनियन कार्बाइड के लोग बाहर निकल गए।
बाहर गैस पीड़ित संगठन खड़े थे। गैस पीड़ित संगठनों ने नारे लगाने शुरू किए। गैस पीड़ित के मृतकों के परिजनों ने आंसू बहाने शुरू किए। तो बाहर निकल करके भारत सरकार के कुछ लोगों ने समझाना शुरू किया, अरे अच्छा हुआ इतना मिल गया, पता नहीं आपको ये भी मिलता कि नहीं मिलता। जब वो समझा रहे थे उस समय मेरे मुंह से एक शेर निकल रहा था, याद आ रहा था एक शायर का कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। हमें रहगनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो राजीव गांधी की सरकार का यह खेल यहीं खत्म नहीं होता है। मरने वालों की संख्या और बीमारों की संख्या कम करके बताई गई, जिससे कम से कम मुआवजा देना पड़े। एक अध्ययन के मुताबिक भोपाल गैस कांड में उस रात और बाद के कई महीनों में उस गैस के प्रभाव से करीब 50,000 लोग मारे गए थे, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने सिर्फ 5,265 लोगों की मौत को माना। गैस पीड़ित होने का दावा 10 लाख लोगों ने किया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ 5,74,000 लोगों को ही गैस पीड़ित माना। फिर भी सोचिए, क्या 715 करोड़ रुपए की रकम इन करीब 6 लाख लोगों के लिए काफी थी? भोपाल के लाखों गैस पीड़ित अपना सब कुछ गंवाकर राजीव गांधी की सरकार के धोखे के शिकार हो गए, और उधर इस समझौते पर मुहर लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस RS पाठक रिटायर होने के बाद राजीव गांधी सरकार की अनुशंसा पर इंटरनेशनल कोर्ट के जज बन गए। और एक और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा रिटायर होने के बाद 1998 में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। वहीं भोपाल के लोग आज भी तिल तिल कर जीने को मजबूर हैं। भोपाल में लीक हुई गैस का असर इतना गहरा है कि आज भी कई बच्चे विकलांगता के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जब उनके माता पिता को ही मुआवजा नहीं मिला तो इन बेचारों को कौन पूछेगा। आप भी सुनिए एक ऐसे ही पिता की दर्दनाक कहानी। आपने एक कहावत सुनी होगी, ऊँट के मुंह में जीरा। ये बस उतना ही था, ना ही चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त थी, ना ही मुआवजा पर्याप्त था। बस लोग एक भटकाव की ज़िंदगी जी रहे थे। उस वक़्त जो शासन ने मतलब जो भी दिया था वो ना के बराबर था सर, क्योंकि लाखों की संख्या के अंदर लोग घायल हुए थे, इंजर्ड हुए थे सर। चौथी 5वीं जनरेशन भी अपंग पैदा हो रही है। मेरी खुद की बेटी वो 80% विकलांगता की श्रेणी में है। मेरे गैस के बाद ही पैदा हुई थी वो, तो मैं खुद उस चीज़ से भुगत हूँ। आज वो लगभग 30 साल की हो गई है। 95 का उसका बर्थ है। दरअसल ऐसा लगता है कि भोपाल गैस कांड के तत्काल बाद दिल्ली और भोपाल में बैठी राजीव गांधी और अर्जुन सिंह की सरकारों ने यह तय कर लिया था कि मुआवजे की सही रकम लोगों तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। यही वजह है कि भोपाल के कई सरकारी डॉक्टर अपनी रिपोर्ट्स में गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को बहुत सामान्य बता रहे थे, जिससे यूनियन कार्बाइड को कम से कम मुआवजा देना पड़ा। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि इसकी तरफ इशारा किया है मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी मोती सिंह ने। मोती सिंह गैस कांड के वक्त भोपाल के कलेक्टर थे, DM थे। वो हादसे वाली पूरी रात प्रभावित इलाकों का दौरा करते रहे, जिसकी वजह से वो भी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए थे। उन्हें 3 महीने के अंदर ही कई गंभीर बीमारियां हो गईं, लेकिन उसके बाद भी IAS मोती सिंह की मेडिकल रिपोर्ट तक में हेराफेरी की गई। डॉक्टरों ने उनके एक्सरे की रिपोर्ट तक बदलने की कोशिश की। मोती सिंह ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है भोपाल गैस त्रासदी का सच। इस किताब के पेज नंबर 172 पर मोती सिंह जो लिखते हैं वो पूरे सिस्टम की कलई खोलने के लिए काफी है। वो लिखते हैं कि वरिष्ठ डॉक्टरों का एक ग्रुप यूनियन कार्बाइड के हाथों में खेल रहा था और गैस के प्रभाव को कम करके आंकने पर उतारू था। मेरे साथ जो हुआ वो इसका एक नमूना था। जब मुझ जैसे वरिष्ठ IAS अधिकारी के साथ ये हुआ तो सोचिए सामान्य मरीजों के मामले में तो कैसा नंगा नाच हुआ होगा। 16 अगस्त 1996 को मेरे मुआवजे का अंतिम आदेश पारित हुआ। मुझे गैस से गंभीर रूप से प्रभावित माना गया, लेकिन इसके बाद भी मुझे मात्र 60,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। हर मुकाम पर गैस पीड़ित फिर से पीड़ित हुए, गैस से नहीं बल्कि खतरनाक नौकरशाही से। वास्तव में गैस पीड़ितों के साथ व्यापक पैमाने पर छल कपट हुआ है, और अगर अपने ही लोग धोखा दे जाएं तो भला पराए लोग क्या साथ देने लगे। तो चलिए, मोती सिंह तो IAS थे, 60-70 हजार रुपए से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन सोचिए उनका क्या हुआ होगा जिनके परिवार का मुखिया चला गया होगा, जिसके बुढ़ापे का सहारा छिन गया होगा, या फिर गजाला जैसी लड़की जिसकी खूबसूरत आंखें बदरंग हो गई होंगी। बस जिंदा होकर भी वो तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हैं तो सिर्फ गजाला जैसे लाखों लोग। अब आप ही बताइए कि क्या गजाला की आंखें कभी राजीव गांधी को माफ कर पाएंगी? लेकिन राजीव गांधी सरकार की नाकामी यहीं खत्म नहीं होती है। आरोप है कि राजीव गांधी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक भोपाल गैस कांड के अपराधी और यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन को चुपचाप देश से भगा दिया। दरअसल गैस कांड के 4 दिन बाद यानी 7 दिसंबर 1984 की सुबह वॉरेन एंडरसन अमेरिका से भोपाल आया था। भोपाल आते ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन उसी दिन दोपहर में उसे छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, अर्जुन सिंह की सरकार ने वॉरेन एंडरसन को रिहा करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी विमान में बिठाकर उसे दिल्ली रवाना किया। सोचिए, लाखों लोगों की जिंदगियां नर्क बना देने वाले इस हत्यारे को किसी दामाद की तरह बैठाकर सरकारी विमान में पूरे सम्मान के साथ भोपाल से रवाना करके दिल्ली भेज दिया गया और वो दिल्ली से सीधे अमेरिका चला गया और कभी कभी वापस नहीं आया। इस घटना के बारे में डोमिनिक लापियर अपनी किताब 5 Past Midnight in भोपाल में लिखते हैं कि मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के यूनियन कार्बाइड के साथ काफी लंबे समय से दोस्ताना संबंध रहे थे। एंडरसन को उनसे ऐसी गुस्ताखी की उम्मीद नहीं थी। उस वक्त नई दिल्ली में काफी भय का माहौल था। भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय को भरोसा दिलाया था कि यात्रा के दौरान एंडरसन को कोई तकलीफ नहीं होगी। संदेश साफ था कि मुख्यमंत्री को एंडरसन को छोड़ना ही होगा। सरकार का संदेश यही था कि न्याय की परवाह मत करो। तो बीजेपी के कई नेताओं का आरोप था कि वॉरेन एंडरसन को एक डील के तहत रिहा करके अमेरिका जाने दिया गया। यह डील भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच हुई थी, जिसके मुताबिक एंडरसन के बदले अमेरिका को राजीव गांधी के बचपन के दोस्त आदिल शहरयार को रिहा करना था। दरअसल आदिल शहरयार इंदिरा गांधी के बेहद करीबी मोहम्मद यूनुस का एक लड़का था। उसका पूरा बचपन राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ गुजरा था। बचपन के दोस्त थे आपस में। और अमेरिका में आदिल पर फ्लोरिडा में बम विस्फोट, फर्जीवाड़ा और कई गैरकानूनी गतिविधियों का आरोप था, जिसकी वजह से 1982 में उसे अमेरिकी अदालत ने 35 साल की सजा सुनाई थी। कहा जाता है कि एंडरसन की रिहाई के कुछ महीनों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने राजीव गांधी के दोस्त आदिल शहरयार को माफी दे दी और उसे अमेरिकी जेल से जो है वो रिहा कर दिया गया। कांग्रेस पर यह आरोप संसद के अंदर सुषमा स्वराज ने लगाया था। उधर एंडरसन कितनी आसानी से छूट गया, इसका जिक्र किया है भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह ने, जिन्होंने इस आदेश का पालन किया था। वो अपनी किताब भोपाल गैस त्रासदी का सच में लिखते हैं कि इस 7 दिसंबर 1984 को चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि हवाई अड्डे पर सरकारी प्लेन खड़ा हुआ है और वॉरेन एंडरसन को उसी प्लेन से तत्काल दिल्ली भेजा जाना है। उन्होंने हमें यह भी निर्देश दिया कि 3 बजे तक प्लेन हवाई अड्डे से उड़ जाए। हमसे एक चूक हुई थी। जिस कमरे में एंडरसन को गिरफ्तारी के बाद रखा गया था उसमें फोन लगा हुआ था। एंडरसन ने उस फोन का खूब इस्तेमाल किया और वो बचकर निकल गया। तो यह है 1984 का वो पाप जो आज भी भोपाल भुगत रहा है। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टरों में से शामिल गुजरात के गणेश के अनंत होसले की कहानी। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है भारत की आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव।
यही वो क्षेत्र है जो देश के विनिर्माण, निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्कर्स को मिल रहा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और सम्मान। सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम वेतन की गारंटी, निश्चित कार्य अवधि, डबल ओवरटाइम भुगतान और वेतन सहित अवकाश का प्रावधान। 10 से कम श्रमिकों वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को स्वेच्छा के आधार पर ESI कवरेज, कर्मचारी संख्या के आधार पर कैंटीन और पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग विश्राम कक्ष अनिवार्य। नए लेबर कोड्स सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्कर्स की ताकत बनेगी और मजबूत बनेगा आत्मनिर्भर भारत। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और हौसला हो तो कामयाबी और मंजिल पाने से कोई दीवार नहीं रोक सकती। ये साबित कर दिखाया है गुजरात के भावनगर के 25 साल के गणेश बरैया ने। मेडिकल कॉलेज में दाखिले से लेकर MBBS की डिग्री हासिल करने तक गणेश ने यह साबित कर दिया कि जीवन में हर सपना मेहनत और हौसले और जिद से पूरा किया जा सकता है। कद महज 3 फीट, वजन सिर्फ 20 किलो और शरीर का 72% हिस्सा लोकोमीटर दिव्यांगता को प्रभावित करता है। फिर भी गणेश आज डॉक्टर बन चुके हैं। अस्पताल का बिस्तर ऊंचा होता है तो स्टूल पर खड़े होते हैं, चढ़ते हैं और हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों का इलाज करते हैं। मरीज पहले तो उन्हें हैरानी से देखते हैं, फिर प्यार से अपना इलाज करवाते हैं। उनका सपना है कि वो अपने परिवार के लिए पक्का घर बनवाएं और ग्रामीण इलाके में गरीब लोगों का इलाज करें। परिवार की बात करूं तो अभी सब बहुत ही खुश है। जब मैं MBBS पास हुआ और डॉक्टर बना तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि हमारे फैमिली में बात करूं तो मैं डॉक्टर बनने वाला पहला इंसान हूं। और मेरे फादर की फैमिली में बात करूं तो हम 6 डॉक्टर हैं। तो आज पूरा सच में इतना ही। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।